अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इद्दत में निकाह केस हतमी मरहले में दाखिल हो गया है, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अगर इस केस का फैसला इमरान खान के हक में हुआ तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। मगर आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जिसके बाद खदशा है कि इमरान खान को इन केसेस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम और हैरानकुन पेशरफ सामने आई है। वफाकी काबीना ने 1996 के कानून का सहारा लेकर ISI को शहरियों के फ़ोन ट्रेस करने और इंटरसेप्ट करने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 की दफ़ा 54 के तहत वफाकी हुकूमत ग्रेड 18 से ऊपर के अफसर जिसको ISI वक्तन फ़वक्तन नामजद करेगी, उसको इजाज़त देती है कि वो कौमी सलामती के मफाद और किसी जुर्म के तनाजुर में कॉल्स और मैसेजेस में मुदाखलत या किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की कॉल्स ट्रेस करे। वफाकी हुकूमत ने इस सिलसिले में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट का सहारा लिया है, जिसकी शिक 54(1) यह कहती है कि वफाकी हुकूमत कौमी सलामती के मफाद या किसी जुर्म के तनाजुर में किसी भी शख्स या अशखास को कॉल्स और मैसेजेस में मुदाखलत या किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए कॉल्स को ट्रेस करने की इजाज़त दे सकती है। ये नोटिफिकेशन इस लिहाज से भी अहम है कि गुज़िश्ता साल सितंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ऑडियो लीक से मुतालिक एक केस ज़ेर समाअत है और इस केस के एक हालिया हुक्मनामे में कुछ अहम चीज़ें सामने आई थी। 25 जून को जारी हुक्मनामे के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने किसी भी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी या शख्स को टेलीग्राफ एक्ट या टेलीकॉम एक्ट के तहत ऑडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग या किसी शहरी की सर्वेलेंस की इजाज़त नहीं दी है। वफाकी हुकूमत समेत पाकिस्तान के किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे या इंटेलिजेंस एजेंसी ने फेयर ट्रायल एक्ट के तहत कभी भी कोई वारंट तलब नहीं किए हैं। हुक्मनामे में यह भी कहा गया था कि PTA की हिदायत पर टेलीकॉम की लाइसेंस याफ्ता कंपनीज पर जिम्मेदारी डालते हुए कुछ नामजद करदा एजेंसियों के इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस सिस्टम बनाया गया है, जिसके जरिए 40 लाख से ज़ायद शहरियों की किसी भी वक्त सर्वेलेंस की जा सकती है और उन नामजद करदा एजेंसियों को शहरियों के ऑडियो और वीडियो डेटा पर उनके नेटवर्क्स के जरिए रसाई हासिल है। और इस कानूनी मुदाखलत के निज़ाम को बगैर किसी कानूनी जवाज़ के नस्ब किया गया है और चलाया गया। जो लोग इस निज़ाम को इस्तेमाल करके शहरियों की सर्वेलेंस कर रहे हैं वो फेयर ट्रायल एक्ट, टेलीकॉम एक्ट, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्राइम्स एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट और पाकिस्तान पीनल कोड की शिकों के तहत जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामे में यह भी कहा गया था कि ना वफाकी हुकूमत ने और ना ही किसी तहकीकाती या इंटेलिजेंस इदारे ने सर्वेलेंस की जिम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने इस बात की निशानदही करने से भी मुआज़रत की है कि कौन पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर सर्वेलेंस कर रहा है और किस तरह ये सर्वेलेंस ऑडियो लीक्स के जरिए सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुँचती है। हुक्मनामे में यह भी कहा गया था कि अदालत ये उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म इस हवाले से अपने मातहत तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुनासिब रिपोर्ट तलब करेंगे और इस मामले को वफाकी काबीना के सामने रखेंगे। वफाकी काबीना के सामने तो ये मामला नहीं रखा गया, इंटेलिजेंस एजेंसियों से तो रिपोर्ट तलब करने की खबर नहीं आई, मगर काबीना से ISI को कॉल्स और मैसेजेस इंटरसेप्ट करने का इजाज़तनामा आ गया है। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद से हुकूमत तनकीद की जद में है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में बात करते हुए कहा कि यह कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनूनी बात नहीं है। Coordination with other law enforcement agencies, thereby promoting more integrated and effective approach to addressing national security threats, including menace of terrorism. Such interception in the telecommunication system will legally enable the agencies to receive information on possible threats and to take effective measures to mitigate such steps and to apprehend the culprits. क्या दहशतगर्दी का नासूर हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है? क्या अमन कायम हो गया हर तरफ? अगला कहा गया कि फर्दर all actions initiated, processed and executed as the case may be by the agency in the interest of national security so and so, so and so, so and shall also be deemed to have been done, initiated under the law. इसमें आएंगे और साथ ये भी कहा गया कि ये सारा कुछ करते हुए लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी प्रिवेसी है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा और कानून को मिसयूज़ करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। इस वजाहत के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनहोना काम नहीं हुआ। 28 सालों से ये इन्वोग है और दुनिया के दीगर ममालिक में हम दूर नहीं जाते। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ से हम कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन को डिराइव करते हैं, UK लॉज के तहत भी उनका जो लॉ है टेलीकॉम लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो रेगुलेशंस 2000 है, उनमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अब इस्तेमाल दुरुस्त हो या गलत हो, उस पर चेक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं वजाहत ये करना चाहता था कि सिंस 1996 ये प्रोविजन इस सूरत में मौजूद है। आपने अभी रिसेंटली 4 साल हुकूमत की है,
अगर ये इतनी ड्रैकोनियन और इतनी ही मुल्क दुश्मन प्रोविजन थी तो इसे ओमिट कर देते, सब खुला खेलते, लेकिन चीज़ें रेगुलेट होनी है अंडर द लॉ। वफाकी वज़ीर कानून ने दावा किया कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है और इस हवाले से उन्होंने बरतानिया की भी मिसाल दी। इस हवाले से बरतानिया के इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन कोड ऑफ प्रैक्टिस को अगर देखा जाए तो उसमें लिखा है कि कुछ मखसूस अफराद ही इंटरसेप्शन के वारंट के इजरा के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं, जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह शामिल हैं। यानी कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराह अदालत से वारंट लेंगे और फिर किसी शहरी की कॉल इंटरसेप्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से फ़ोन कॉल्स और पैगामात को इंटरसेप्ट और ट्रेस करने की इजाज़त पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। आज मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब का कहना था कि इस कानून को बनाकर शहबाज हुकूमत ने खुद अपनी शहरत काटी है। इस काले कानून की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग अदालतों में होंगे। कल एक SRO स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस शाया हुआ है 8 जुलाई में और उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का ग्रेड 18 से ऊपर कोई भी अफसर पाकिस्तान के किसी शख्स का टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स, कोई भी चीज किसी भी नेशनल सिक्योरिटी रीजन के लिए वजह के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती की वजह क्या होगी उसकी कोई डेफिनेशन या तशरीह नहीं की। शवाहिद जो है वो किसी भी जुर्म के हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल होगा। फॉर्म 47 के PM शहबाज शरीफ और उसकी डफर हुकूमत और डफर्स ने खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारागाज काटी है। यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। यही वो काला कानून होगा जिसके तहत ये हो रहा होगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, अपोजिशन एहतजाज कर रही है मगर साथ में आपको ये भी बता रही है कि अपनी शहरत काटने का आपने खुद इंतज़ाम किया है। आप ही लोग होंगे, पीपल्स पार्टी वाले होंगे जो अदालतों के चक्कर लगा रहे होंगे, ये सारा मामला भुगत रहे होंगे जब आपका वक्त गुजर जाएगा। शुक्रिया शाहजेब, इतनी लंबी बात करने के ये घिसे पिटे डायलॉग ये याद करके आते हैं असेंबली में भी और टीवी पे भी मौसूफ जो हैं, उसके बजाय यही कह देते कि आप इमरान खान का जो है डायलॉग क्यों बोल रहे हैं। ये हमें ये एड्रेस करके कहते इमरान खान जो उनका लीडर है उसने जो तौजीह दी या जो वजह बताई आप वो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखा दें जरा इस शो के ऊपर कि उन्होंने टेपिंग की। दिखाया तो पैमरा से नोटिस आ जाएगा। पैमरा का नोटिस आया? क्यों नोटिस क्यों आ जाएगा? आपको पता है इमरान खान साहब की वीडियो कहाँ दिखा सकते हैं, वहां से नहीं आएगा तो आपको पता है और सख्तियां हो जाएंगी चैनल के ऊपर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, आप दिखाए ले लें रिस्क, आप बड़ा रिस्क लेते हैं, कोई नहीं इस बात ले लें रिस्क जो है मतलब चैनल को भुगतना पड़ जाएगा। उन्होंने 3-4 मिनट जो है अपने इंटरव्यू लेने वाले को इस चीज के फवायद बताए कि टेपिंग और जो ईव्सड्रॉपिंग है या कॉल ट्रेसिंग जो है ये इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ इसके ऊपर, ये कौमी सलामती का मसला है और ये मेरी अपना टेलीफोन जो है वो टेप होता है, मेरी कॉलें जो है सुनी जाती हैं, वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए सुनी जाती हैं। हर आर्गुमेंट जो अंडर द स्काई जो है वो जो हो सकता था इस हक में इमरान खान साहब ने दिया है। मुझे समझ नहीं आती है ये लीडर ऑफ अपोजिशन साहब जो हैं इनको वो भूल जाता है, ये सिलेक्टिव एमनीसिया क्यों हो जाता है, इनकी याददाश्त से वो चीजें महव हो जाती हैं। तो मैं अगर फर्ज करें मैंने कल कोई ऐसी बात कही हो शाहजेब जिसकी मैं आज नफी कर रहा हूं तो मुझे कम से कम थोड़ी बहुत शर्म या जो है जरूर आएगी, अगर है मेरे में तो जरूर आएगी। मगर ये मैं एक और बात मैं बताता चलूं इन मसूफ के कॉन्टेक्स्ट में। कल ये गिरफ्तार हो रहे थे, स्पीकर को इन्होंने फोन किया या स्पीकर को इन्होंने अप्रोच किया, स्पीकर ने इनकी गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तार हो रहे थे या क्या पुलिस इनके घर गई, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, प्रोटेक्ट किया। अच्छी बात है स्पीकर ने जो कुछ किया, लेकिन ये साथ बैठे हुए कल असद कैसर से पूछे ना कि जब हम गिरफ्तार हो रहे थे, जब मुझे इसी शहर में एम्बेसी रोड से उठाया गया और बहुत से लोगों को उठाया गया, क्या उस वक्त हमारे स्पीकर ने किसी को रेस्क्यू किया था, किसी अपोजिशन वाले को?
इस वक्त जो PMLN का स्पीकर है वो इनको रेस्क्यू कर रहा है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है जो एक मिलनी चाहिए एक कौमी असेंबली या पार्लियामेंट के मेंबर को, वो बिल्कुल जो है वो इनको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक कर रहा है बिल्कुल। लेकिन इनको भी तो कुछ शर्म हया करनी चाहिए ना। ये क्या करते रहे हैं, साथ असद कैसर बैठा हुआ है कुकू बन के, वो भी तो जवाब देना कल असेंबली के अंदर कि मैंने क्यों गिरफ्तारियां ना सिर्फ गिरफ्तारियां हमारे तरले की है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, खान साहब नाराज हो जाते हैं, खान साहब गुस्से हो जाते हैं, मुझे कहता रहा किसी और को नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो हमने तो खैर दरखास्त भी ना की, हमने रिक्वेस्ट भी ना की, प्रोडक्शन ऑर्डर पे नहीं हमें लेके आए। वो वक्त था जो कि एक मुश्किल वक्त था आप लोगों के लिए, प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी होते थे, मेंबरान असेंबली गिरफ्तार होते थे, अब वो रिसीविंग एंड पर हैं। जिस तरह आप मिसाल दे रहे हैं ना उनकी कि इमरान खान साहब ये सारी बातें किया करते थे, दुरुस्त है, वो जस्टिफाई करते थे कि एजेंसियाँ जो सर्वेलेंस करती हैं वो कितनी अहम होता है, वज़ीर आज़म की भी कॉल रिकॉर्ड करती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं, मगर अब वो इसी बात का गिला करते हैं कि वज़ीर आज़म की कॉल कैसे रिकॉर्ड हो सकती है। अब वो मुकम्मल तौर पर उस अपने बयानात से यूटर्न ले चुके हैं और आज आपको यही तनबीह तहरीक इंसाफ कर रही है कि आप भी कल यही भुगत रहे होंगे और रिसीविंग एंड पर होंगे और जो कर रहे हैं वो खुद भुगतेंगे। देखिए मैं ये आपके आर्गुमेंट से जो है मैं इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन मैं ये कानून का एक्विटी का एक मैक्सिम है कि आप वो चीज डिमांड करें जिसकी से आपके हाथ जो है साफ और पाक। ये एक एकेडमिक बहस है जो पॉलिटिकल रैल्म में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अदलिया के रेल में हो सकती है कि ये किन हालात में की जा सकती है, किन ज़रूरियात के तहत की जा सकती है, कैसे खतरात हों कि उनके तहत की जा सकती है, किन लोगों की जा सकती है, ये सारी चीज़ें डिफाइन हो सकती हैं, मैं बिल्कुल। लेकिन बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्क में, अमेरिका में ये काम होता है, बरतानिया में ये काम होता है, सब जगह काम होता है, नेशनल सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के अंडर जो है ये काम किया जाता है, गलत किया जाता है या सही किया जाता है, दैट्स अ डिबेट साहब होता है। मगर अगर इंडिया में होता है तो यूनियन होम सेक्रेटरी के अप्रूवल से होगा, अगर बरतानिया में होता है तो सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसी का या किसी भी इंटेलिजेंस के अलावा पुलिस का या किसी और इदारे का सरबरा बाकायदा तौर पर अदालत से वारंट लेगा और वारंट की एप्लीकेशन देगा, उसके बाद होगा। पाकिस्तान में तो वैसे ही हुआ जा रहा है और अदालतें वजीर आजम से कह रही थी कि आप एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करें, वजीर आजम ने पूरा इख्तियार ही ISI को दे दिया कि आप ये इख्तियार ही ले लें। शाहजेब ये जिन मुल्कों की आप नाम ले रहे हैं वो अपने मुल्क में, वो हमारे मुल्क में टेपिंग करते हैं, हमारी ईव्सड्रॉपिंग करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो करते हैं, ये तो सारी दुनिया की करते हैं। ऊपर जो सैटेलाइट जो है अनगिनत सैटेलाइट जो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं जमीन के इर्द गिर्द, वो क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। वो कौन सा कोई प्यार मोहब्बत के पैगाम लव लेटर आपको और ये मुझे लिख रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, ईव्सड्रॉपिंग ही कर रहे हैं ना। मगर उनके जो कवानीन है वो उनके अपने शहरियों के लिए है ना, हम अपने शहरियों के लिए कवानीन की बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने पूरा इख्तियार ISI को दे दिया, पहले ही तनकीद हो रही है और अदालत तनकीद कर रही है। स्टैंडर्ड जो है इवन जिनको आप मिसाली जमहूरियतें करार देते हैं उनमें भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करते हैं वो, हम अपने शहरियों की बात कर रहे हैं। अदालतें वज़ीर आज़म से कह रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करें, वज़ीर आज़म पूरा इख्तियार एजेंसियों को दे रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जरा मेरा मतलब इट इज स्ट्रेचिंग अ बिट टू फार, ये बात नहीं है। लेकिन मैं चलें आप बात करें, टीवी वाले बात करें, कोई और बात करे, लेकिन जो लोग कल इसके हक में तकरीरें कर रहे थे वो इतने फख्र से बयान कर रहा था कि मेरी भी होती है ये टेप, इतने फख्र से इतने कंफर्टेबली बयान कर रहा था कि ये लोग किसी के साथ बात करने के लिए काबिल हैं इसके। आप बात करें तो कोई और बात करे, डेमोक्रेसी अदालत बात करे, हक बनता है। लेकिन ये कौन होते हैं ये बातें करने वाले? ख्वाजा साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने मैंडेट से ब्रीच किया है, आप लोग तो खुद विक्टिम रहे इस बात के। इमरान खान साहब के दौर में आप लोगों के साथ क्या हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया। तो बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें, ये एक स्टेप पीछे नहीं है जिसमें शायद कल को आप भी कह रहे हो कि हाँ ये होना नहीं चाहिए था, बल्कि पाबंदियाँ बढ़ाई जानी चाहिए थी। ज़ाहिर मुल्क में दहशतगर्दी है, दीगर मामलात हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, मगर इस मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी की कोई भी डेफिनेशन इदारे बना लेते हैं और उसके तहत किसी को खिलाफ भी कुछ भी कर दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ाने के लिए कि कल को आप भी इसके विक्टिम ना हो, एक बेहतर सिमत में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? नहीं, मैं बिल्कुल, ये हमने APC बुलाई है ना,
हमने एपीसी बुलाई है, इसमें ये असूल तय कर लेते हैं सारे के सारे। ये एपीसी में हम इनको जो है बार बार दाव देते, ये नहीं बुलाते। अब भी मशरूत जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये हम दहशतगर्दी पे बात नहीं करेंगे, हम ऑपरेशन पे बात नहीं करेंगे। मैं आज का आपको वाकया सुनाता हूँ। मैं कैप्टन उसामा का जनाजा प्राइम मिनिस्टर के साथ पढ़ने गया हुआ था। मैं उनके वालिद को, उनकी 4 बहनें बैठी हुई थी जहाँ पे उनका जनाजा था, उसके साथ, और साथ उनका वालिद और वालदा। उनकी वालदा ने मियाँ शहबाज शरीफ को और आर्मी चीफ को एड्रेस करके कहा कि कब तक माएँ अपने बेटे जो है इस वतन पे कुर्बान करती रहेंगी, ये दहशतगर्दी आप खत्म क्यों नहीं करते। ये मेरे कानों में इस वक्त ही कैप्टन उसामा की वालदा का जो है ना अल्फाज घूम रहे हैं कि कब तक माएँ अपने बेटे को, जवान बेटे कुर्बान करती रहेंगी, आप दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं करते। हम दहशतगर्दी खत्म करने की बात करते हैं, ये हमसे बात करने से इनकार करते हैं। ये कहते हैं ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ है, ऑपरेशन किसी के पाकिस्तानी के खिलाफ नहीं है। अगर किसी पाकिस्तान के खिलाफ है वो पाकिस्तानी जो दहशतगर्द है। ये पाकिस्तान की बका का मामला है। ये कैप्टन उसामा ने दिया, उसने कर्नल आशिफ ने, काशिफ ने दिया, खून दिया, सैकड़ों हजारों ने खून दे दिया है, और ये उसमें भी हम पे हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये तो एक गैर सियासी मसला है, ये पाकिस्तान की बका का मसला है। इसके ऊपर तो कम से कम सियासतदान जो है इकट्ठे हो जाएं, और इसके ऊपर तो हमारे साथ बात कर लें, इसके ऊपर भी मशरूत। और इस पे ये बताएगा कि फिर अल्टीमेट फैसला क्या है। जो माएँ अपने बच्चे कुर्बान कर रही हैं, वो ज़ाहिर है बहुत सारी गलत पॉलिसीज़ के नतीजे में कर रही हैं, और एक जो रिसेंट गलत पॉलिसी है, माजी में तो बार बार हुआ, चाहे वो तालिबान हो, मुजाहिदीन हो, जो भी मामला हो। अफगानिस्तान में हुकूमत आती है, हम तालिबान को वेलकम करते हैं, अपने मुल्क में ले आते हैं, ये कह के कि उनको रीसेटल करेंगे और ये ऐसे ही रहने लगेंगे। अब सब भुगत रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं। अब अल्टीमेट फैसला है क्या, इससे निमटना कैसे है? पता है मैं शाहजेब, इनसे पूछा जाए। मैं गवाह हूं, मैं उस ब्रीफिंग में बैठा हुआ था जिसमें जनरल बाजवा ने और जनरल फैज ने इमरान खान के बिहाफ पे ये कहा था कि 4-5 हज़ार बंदा जो है हमने सब बात कर ली है, ये आके सेटल हो जाएगा, तो ये डिल्यूट हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर मेल्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की आबादी के अंदर। ये अच्छा फैसला है। वहां पे लोगों ने मुखालफत की इस फैसले की। ट्राइबल एरिया यानी मोहसिन दावड़, अली वजीर ने मुखालफत की, उन्होंने वार्न किया कि ये नहीं हो। आज वो हमारे ये इनके सारे फैसले इमरान खान के, और ये लोग जो टेलीविजन पे आके इस तरह की बातें करते हैं, इनके सारे फैसले पाकिस्तानी कौम के गले का तौक बने हुए हैं, गले का फंदा बने हुए हैं आज। और हम उनके साथ, दहशतगर्दों के साथ लड़ना चाहते हैं। बच्चे कुर्बान कर रही है पाकिस्तानी कौम जो है, और ये कहते हैं कि नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ ना लड़ो, ऑपरेशन ना करो। मतलब तो इसके लिए आपकी कोऑर्डिनेशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ लाजमी है, और ज़ाहिर पॉलिटिकल ओनरशिप भी लाजमी है। तो कैसे इससे निपटा जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के सामने ये बात हुई, मैं वहां पे बैठा हुआ था, मैं कुछ सुनी सुनाई नहीं बात कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ अंदर कहा, जो कुछ बाहर कहा, वो फर्क है। बाहर उन्होंने अपने वोटर के लिए या अपनी पार्टी के लिए या अपनी पार्टी के लीडर के लिए कहा, अंदर जो उन्होंने कहा वो वहां पे जो इज्तिमा था जिसमें 4 सूबे थे, फेडरल हुकूमत थी, फौज थी वहां पे बैठी हुई, उनकी कंजम्पशन के लिए कहा। अब ये बात जो है कमरे के अंदर को और बात करते हैं, बाहर कोई और बात करते हैं, उनका क्या किया जाए? सब अंदर आप ये कह रहे हैं कि फीडर्स के ऊपर, ग्रिड के स्टेशनों के ऊपर जो है जाके कब्जे कर लेते हैं। 40% जो है वहां पे जो है लॉसेज हैं उसमें, अगर कोई रिकवरी करने जाता है उसको मारते हैं, उनकी टांगे तोड़ देते हैं। ये क्या लोग हैं? कौन से लोग हैं जो आज बात करते हैं असेंबली में खड़े होके, अपने राइट्स की बात करते हैं या इंसाफ की बात करते हैं, या कहते हैं कि ईव्सड्रॉपिंग नहीं हो सकती, टेपिंग नहीं हो सकती? ये कौन लोग हैं? तो ये पाकिस्तान के दोस्त हैं या दुश्मन हैं? आप कह रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से और टेररिज्म के खतरे के हवाले से ऑन बोर्ड थे अंदर जब इंडोर मीटिंग हो रही थी मुकम्मल तौर पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। मगर बाहर आके आप कह रहे हैं कि एक अलग मौक़िफ़ दे रही है तहरीक इंसाफ। बाहर रंगबाजी कर रहे हैं। मैं पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, लोगों को समझ आ जाएगी, फौरन समझ आ जाएगी। रंगबाजी करते हैं बस आप। और अब फैसला क्या है इस ऑपरेशन में, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? कि ये क्योंकि ज़ाहिर है खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं टेररिज्म के हवाले से, और मुसलसल हम एपीसी बुलाई है। हम एपीसी के तमाम शुरका को जो है, जो भी प्लानिंग है वो सारी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको बताएंगे।
और हम उनको दरख्वास्त करेंगे कि दे शुड बी ऑन बोर्ड विद रेस्ट ऑफ विद आवर आर्म्ड फोर्सेस, विद द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। मैं को और किसी इशू की बात नहीं कर रहा, इस इशू पे 25 करोड़ आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। जितनी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जा रही हैं। मगर उनका एक एतराज है, लोगों के साथ खड़ी हैं जो इन बच्चों को शहीद कर रहे हैं, जिनका जनाजा पढ़ के आए हैं। उनका एतराज है कि जो एजेंसीज हैं और इस्टेब्लिशमेंट, उसकी सारी तवज्जो पीटीआई पर क्रैक डाउन में है। उनका जो बेसिक काम है टेररिज्म से निपटने का, वो ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए टेररिज्म बढ़ रहा है। देखें शाहजेब, ये किस फोर्स के लोग थे जो शहीद हुए हैं आज? एक कैप्टन शहीद हुआ है और 3 जवान शहीद हुए हैं। ये फौज के हैं ना, एजेंसियां भी तो फौज की है ना। वो कौन सी अलहदा कोई सेटअप आई है, अलहदा आउटफिट है? इसी उसका हिस्सा है ना, उसी कमांड के अंदर काम कर रहे हैं। उनके एक ही आर्मी चीफ है जिसकी कमांड के नीचे आ रही हैं। हाउ कैन यू सेग्रीगेट दीज टू फंक्शंस? यू कांट। ये जो आईबीओज हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? ये फौजी करा रही है, ये आईएसआई करा रही है, ये इंटेलिजेंस ही करा रही है। ख्वाजा साहब, आखिर में ये बताएगा कि फिर मुज़ाकरात के हवाले से अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज़ नहीं है। ये ऐसा है कि आप लोगों ने पूछा उनसे तब एतराज़ नहीं है, या बस ये समझ लिया है कि कोई एतराज़ नहीं है इसलिए इमरान खान से मुज़ाकरात हो सकते हैं, हालांकि वो राज़ी नहीं है आप लोगों से मुज़ाकरात के लिए? राना सनाउल्लाह साहब को बेहतर पता होगा, मुझे इस बात का नहीं पता। लेकिन मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये मुज़ाकरात जो हैं, ये मेनली जो है ना वो इस इशू के ऊपर हो रहे हैं। ये जो एपीसी बुलाई गई है, ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर बुलाई गई है कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। और इसके अलावा आप कह रहे हैं और कोई पॉलिटिकल मुज़ाकरात का अब हुकूमत का भी कोई मूड नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो बहरहाल दावत दे रही है। हमने पॉलिटिकल मुज़ाकरात के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो दी हुई है, दावत दी हुई है। बस अब तो फिर अचकज़ई साहब को मैंडेट मिला था, आप लोगों की तरफ से भी खबर आई थी, राब्ता हुआ था, हुआ क्या फिर? नहीं, वो मुझे उसकी लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल जो है वो उसकी दावत जो है मुज़ाकरात की, कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात की दावत जो है वो टेबल पे है। प्राइम मिनिस्टर ने हाउस में दी है, अभी भी दी है, पिछली हुकूमत में भी दी थी, जब पीडीएम की हुकूमत थी, जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब भी दी थी। वी आर ऑन रिकॉर्ड रिपीटिंग आवर ऑफर ओवर एंड ओवर अगेन। और it is being rejected again and again and again। ख्वाजा साहब, आप ज़ाहिर आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपने एक बहुत ताकतवर 2/3 मेजॉरिटी वाली भी हुकूमत देखी है, इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात वाली हुकूमत का भी आप हिस्सा रहे, अब इस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर हैं, इस वाली हुकूमत का भी आप हिस्सा हैं। आपको लगता है कि अगर आप लोग ऑफर तो कर रहे हैं वज़ीर आज़म बार बार, मगर कर पाएंगे इस वक्त जिस नहज पर इख्तलाफात पहुँचे हुए इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के, आप लोग कुछ भी कर पाएंगे मुज़ाकरात के साथ? नहीं, मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरा जो है अगर नेक नीयत के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी नीयत नेक है, क्योंकि रोज़ाना जो है उनका स्टैंड बदलता है। तो सो आई एटलीस्ट मुज़ाकरात जो है हो सकते हैं, उससे बिल्कुल कतराना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी सिंसेरिटी पे, उनकी कमिटमेंट मुज़ाकरात के साथ जो है ना, मैं आई हैव माई डाउट्स, नॉट जस्ट डाउट्स, बट आई डू नॉट have any confidence or trust in his इमरान खान साहब का जो कॉन्डक्ट है मेरे सामने है। मैं उनको पार्लियामेंट में जानता हूँ 2002 से। उन्होंने जितने पैंतरे बदले हैं, जितना झूठ बोला है, वो सारे सियासतदानों को इकट्ठा किए जाए तो इमरान खान का झूठ फिर भी ज्यादा है। सियासतदान झूठ बोलते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया में ये रिवाज है, गलत अपने बयानों से मुकर जाते हैं। लेकिन हम सारे सियासतदान जो है ना पिछले जो 75 साल के इकट्ठे कर लें, वो फिर भी इमरान खान बाकी है झूठ बोलने में। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बताते चले, हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी कि वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करे, मगर कोई आने को तैयार नहीं हुआ। आज इद्दत केस में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस आम मरहले में दाखिल हो गया है, जहां आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला 1 महीने तक सुनाने का अपना ऑर्डर बरकरार रखते हुए बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पास इस केस का ट्रायल मुकम्मल करने और फैसला सुनाने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। ये केस
इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वो वाहिद केस है जिसमें इमरान खान इस वक्त जेल में है, जबकि दीगर केसेस में उन्हें या तो जमानत मिल चुकी है या सजाएं मुअत्तल हो चुकी है। मगर आज एक और अहम डेवलपमेंट हो गई है। लाहौर की सजा दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान के जलाओ घेराव के 3 केसेस में इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इद्दत केस की समाअत से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खबर मानिका की इस केस का फैसला 1 महीने तक सुनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसले का इंतजार किया गया। इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाते हुए खबर मानिका की दरख्वास्त खारिज कर दी और सेशन कोर्ट को इस केस का फैसला 1 माह में करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। फिर 1:30 बजे सेशन कोर्ट में इस केस की जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो जज अफजल मजूका ने सलमान सफदर से कहा कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे, आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। सलमान सफदर ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले सियासी इंतकाम से मुताल्लिक बात करूंगा। बुशरा बीबी बानी पीटीआई की अहलिया हैं और बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म हैं। बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया होने की वजह से सियासी इंतकाम का सामना कर रही हैं। इमरान खान के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई उनमें ये एक अहम केस है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केसेस सीरीज़ में चल रहे हैं। सारे केसेस सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं हैं। इस केस के अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई भी केस नहीं है। खवातीन का मामला खवातीन जानती हैं। मेरी इस्तदा है कि कुछ खवातीन बाहर खड़ी हैं, उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए। इस पर जज अफजल मजूका ने कहा कि मैंने किसी को नहीं रोका हुआ, अगर कोई ऐसी बात है तो ये इंतजामिया का इख्तियार है। सलमान सफदर ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि दलाइल में मेरा दूसरा नुक्ता अवामी तासुर का है। इद्दत में निकाह को जुर्म में शामिल नहीं किया जाता है। पहली बार कहना चाहता हूँ कि सब मुकदमात में से इद्दत वाला केस है जो बहुत बेहुदा है। हमने देखा कि रिकवरी केसेस में मुल्जिम की जगह भाई और बाप वगैरह को उठा लिया जाता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जज्बाती और इखलाकी तौर पर कमज़ोर करना होता है। सिगरेट के आखिरी कश को फैग एंड कहते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई भी फैग एंड पर है। इमरान खान के खिलाफ इंतकाम की सबसे बड़ी मिसाल इद्दत में निकाह केस है। बुशरा बीबी ने बयान में लिखा कि रात 9:45 बजे 342 का बयान क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है? जब सज़ा दिलवानी हो तो रात के वक्त भी अदालत लगी रही। अब 10-10 दिन दूर भागा जा रहा है। ख़ास तौर पर इस केस में कानून का मजाक उड़ाया गया है। मुल्क में शादी और तलाक रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, मगर ऐसा केस कभी नहीं आया। अजमल कसाब बेनज़ीर केस, मुमताज़ कादरी केस जेल में होता रहा, मगर ऐसा केस कभी नहीं देखा। मियाँ बीवी का केस अगर थाने में भी आ जाए तो उसे ज़ाती तौर पर हल करने का कह दिया जाता है, मगर ट्रायल करने वाले जज साहब ने रात गए तक अदालत लगाए रखी। ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया है। जज साहिब अडियाला जेल में एक खातून की इद्दत का दौरानिया सुनने चले गए। जज साहिब एक प्राइवेट शिकायत सुनने चले गए। इसमें ऐसा क्या था? पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगी प्रोसिक्यूशन इमरान खान के खिलाफ थी। साइफर केस का बजट देखें और नतीजा क्या निकला? इद्दत में निकाह केस इस चीज़ की दलील है कि कोई और जुर्म नहीं बना तो इसे जुर्म बना दिया गया। पहली शिकायत हनीफ ने की, इसके बाद खावर मानिका ने शिकायत दर्ज कराई, मगर दोनों शिकायत में मोहम्मद हनीफ और खावर मानिका के वकील और गवाह एक ही थे। जिरा में 2 गवाहान ने इस चीज़ को कबूल भी किया कि वो पहले वाली दरख्वास्त में भी गवाह थे। शिकायत में सेक्शन 496 और 496B का जिक्र किया गया। आधा इल्ज़ाम 496B की वजह से झूठा साबित हो जाता है। सेक्शन 496 के तहत सज़ा गलत दी गई है। अपील क्यों सुननी है जब जुर्म ही नहीं लगता? फ्रॉड और धोखा हो जाए तो मियाँ बीवी में से एक मुल्जिम और एक मुद्दई होगा। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि इस केस में मियाँ बीवी दोनों मुल्जिम बने हुए थे। फ्रॉड में एक पार्टी दूसरी पार्टी पर केस करती है, मगर यहाँ पर कोई हनीफ खड़ा हो जाता है। क्या ये जुर्म काबिल कबूल है? किसके साथ हुआ है ये फ्रॉड? इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ। इमरान खान और बुशरा बीबी शादीशुदा जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। हनीफ के इस्तगासा में सिर्फ नाम बदला और खावर मानिका आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। क्या ये बदनीयती नहीं कि पहली शिकायत वापस लेने के बाद वही शिकायत दोबारा दायर हुई? क्या इस बदनीयती पर बरियत नहीं बनती? कोई जुर्म हुआ ही नहीं, ना फ्रॉड ना बेईमानी हुई। सेक्शन 496 की गलत तशरीह की गई। जुर्म तो तब बनता है कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने दूसरे को धोखा दिया हो। इस केस में तो दोनों ही मुल्जिम हैं। किसने किससे फ्रॉड किया? अदालत देखे कि इस केस में हालात क्या हैं। कभी हनीफ आ जाता है, कभी खावर मानिका आ जाता है। वो हनीफ कौन था? अब खावर मानिका के साथ फ्रॉड हो गया। इस जुर्म में कोई इद्दत का दौरानिया मेंशन ही नहीं किया गया। खावर मानिका की बुशरा बीबी से 1989 में शादी हुई, मुझे निकाह नामा ही नहीं मिला। ये तो दस्तावेजात का केस है, आपको दिन गिनने में लगा दिया। लेकिन मुद्दई ने अपने दिन तो बताए ही नहीं कि कब क्या हुआ। ये नहीं बताया कि कब इमरान खान को देखा, कब घर से निकाला। मुझे तारीख तो बताएं। फराग गोगी भी गई, 3 मुल्जिम तो गए, आधा केस तो वैसे ही खत्म हो गया। आपने 7-8 वाकयात बता दिए, इसकी टाइमलाइन तो दें। साल तक नहीं बताया। शिकायत कुनुंदा का मौक़िफ़ इद्दत का दौरानिया पूरा होने का नहीं, रुजू के हक का है।
पूरी फैमिली में खावर मानिका के अलावा 5 बच्चे भी हैं। कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। ओन चौधरी तो खावर मानिका के बच्चे नहीं हैं। दूसरे जज ने क्यों रात देर तक केस सुना, इस नुक्ते पर बरी कर दें। सख्त सर्दी थी। अटियाला जेल में रिजवान अब्बासी लॉन्ग शूज और मफलर लेकर आ गए। उन्हें पता था कि रात की शिफ्ट का केस है, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं ऐसे ही चला गया। अदालत जहां चाहे हमें शक का फायदा दे, बहुत स्कोप है। समाअत के दौरान जज अफजल मजूका ने रिमार्क दिए कि एक सवाल रह गया कि खावर मानिका की बुशरा बीबी से तलाक से पहले कब से ताल्लुकात खराब थे। इस पर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि अदालत 2 चीज़ें दे सकती है, एक शक का फ़ायदा और दूसरा बरियत। मुकदमा करने में ताख़ीर का कोई जवाब पेश नहीं किया गया, कोई वजाहत नहीं दी गई। खावर मानिका ने अपने बयान में किसी भी वाक़े की टाइम लाइन नहीं बताई। शिकायत कुनंदा की जानिब से मुकदमे के इंदराज में ताख़ीर करना मुकदमे को कमज़ोर करता है। 2000 दिन खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। इस चीज़ को वाज़े करूँगा, इतने बड़े केस में क्या कोई मेडिकल एक्सपर्ट बुलाया गया? खावर मानिका कहते हैं कि मेरे ताल्लुकात ख़राब हुए, मगर उन्होंने टाइमलाइन नहीं बताई। पूरे के पूरा केस तलाक और निकाह नामे पर खड़ा है। तलाक नामे की फोटोकॉपी पर सज़ा होती है क्या? तलाक नामे के ऊपर दिन और महीने पर टेम्परिंग हुई है। इस दौरान जज अफजल मजूका ने कहा कि अगर इस केस में कोई फैसला देना चाहते हैं तो दे दें ताकि मैं पढ़ लूँ। इस दौरान बैरिस्टर सफदर ने मुख्तलिफ अदालती फैसले अदालत को फराहम किए और कहा कि मैं कल 1 घंटे में ख़ास हिस्से पर दलाइल दे दूँगा। ये कहते हुए अदालत ने आज इस केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम समाअत हुई है और उस समाअत से ही इस हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी मुंसलिक है और वो समाअत आज मुकम्मल हो गई है। क्या हुआ आपके सामने रखें। हुकूमत के पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत रहेगी या नहीं, बहुत जल्द इस बात का तयन हो जाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त दिखाई जाने वाली 7 तवील समाअतों के बाद मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज कर लिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं या नहीं। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती तो फिर क्या उन नशिस्तों को सियासी जमातों में तकसीम किया जाएगा या फिर खाली रखा जाएगा? इन सवालात पर सिर्फ फरीक़ैन के वकला ने ही दलाइल नहीं दिए, बल्कि जजेस भी अपनी राय का इजहार करते रहे। जजेस के आपस में इख्तलाफात भी सामने आए। 8 फरवरी के इलेक्शन की शफाफियत पर भी सवालात उठाए गए और फिर आज केस मुकम्मल हो गया। आज आखिरी समाअत में जवाब देते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंज़माम के बाद जब उन इज़ला में 2019 में इलेक्शन हुए तो बाप पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक मखसूस नशिस्त अलाट कर दी। हालांकि बाप पार्टी की असेंबली में एक नशिस्त भी नहीं थी और आज इलेक्शन कमीशन अपने इस फैसले को गलत कहकर जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन कमीशन में हमारा केस चल रहा था, उस वक्त जब हमने ये दलील पेश की थी तो इलेक्शन कमीशन अपने उस ऑर्डर से ही लाइलमी का इजहार कर रहा था। उस वक्त ये पोजीशन क्यों इख्तियार नहीं की गई? It says BAP, it says general seat 0, 3 independents join and they get 1 reserve seat. Exactly what is the case before your lordship. Now, your lordships, the election commission has justified this by saying that, sorry, that is per inquiry. That is a dishonest answer. This is the original order of the election commission denying us reserve seats. This argument was raised before the election commission. Did they say that order was per incurium? No. What did they say? Page 87. The learned counsel for the petitioner number 1, Sunni Ittihad Council, during his submitted an example of BAP in respect of allocation of reserved seat in the KP Assembly in 2019, but on the query for provision of any order of the commission or any document in support of his argument, the council did not provide any material evidence or order or document to assist the commission. The commission impliedly is denying the existence of its own documents. If this is not mala fides, what is mala fides? इस ऑर्डर के दौरान ही कह देते हैं सॉरी हमसे गलती हो गई, वो पर इंक्यूरियम था, आप उसको साइट नहीं कर सकते. They have completely denied as if these documents don't exist. You want us to take judicial notice of this fact? No. That is why are you referring to it? If you want us to open up the elections of 2018, we can do so, but we cannot you cannot just pick an isolated incident and tell us that it's binding on the Supreme Court or that is the correct interpretation of the Constitution. Because your lordship has again and again said, why should we intervene? One of the reasons why your lordship should intervene, if your lordship see that there is a kind of institutional hypocrisy at the heart of the election commission, they are discriminating against certain parties, that would be a ground for intervention. Election go there, then don't open these boxes which will embarrass you. We are looking at this. So let me come to my second act.
दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से पूछा कि क्या आपकी पार्टी में सिर्फ सुन्नी ही शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी का नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, तो इस पर बहस मुलाहिजा कीजिए। You only permit Sunnis in your party. नहीं, ये तो वो नहीं, आपका नाम है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सर लेकिन ये क्लॉज कोई नहीं है, मुसलमान है जी। बाकियों को आप मुसलमान समझते हैं? नहीं सर, हम सबको मुसलमान समझते हैं। 5840। इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर दलाइल दिए, तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि आज तो आप अपने खिलाफ ही दलाइल दे रहे हैं। If your lordships will kindly see, I'll read sub rule 3 of rule 96. Commission shall ascertain the number of seats to which each political party is entitled. Sub rule 3. The commission shall then declare elected to the National Assembly, or as the case may be the Provincial Assembly, such number of candidates belonging to each political party in order of priority in which their names appear in the list provided by a political party. अब आप लफ्ज देखिएगा, as is equal to the number of seats to which the party is entitled to under sub rule. The word equal, is it equal कि 18 जनरल सीट जीतने वाली पार्टी को 30 सीटें मिल गई हैं? आपको तो जीरो मिले ना, तो आपको फिर जीरो मिलना चाहिए आपकी लॉजिक के हिसाब से। सर मैं डिस्प्रपोर्शनैलिटी देखिए, ऐसे तो आर्ग्यू ना करें ना, आज तो आप अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं। आप पीटीआई का केस आर्ग्यू कर रहे हैं। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको जीरो मिला है, अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक आपको जीरो मिलना चाहिए। नहीं, मेरी लॉजिक I've not been able to explain, but I leave it, whatever I've argued, I leave it to your lordship. ऐसा फार्मूला है कि जिसमें बताया गया हो कि आपको इतनी जनरल सीट्स में एक सीट मिलेगी रिजर्व सीट। अगर वो फार्मूला फिक्स है तो फिर तो बात बनती है कि आपने 10 सीट जीती है, 10 पे आपको एक सीट मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच। जो भी फार्मूला होगा वो डिस्प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे you're out of court. You are really arguing against yourself, Mr. Faiz Siddiqui. I don't think you realize it. You keep saying that we accept your argument, then you don't have a case. I think that is my case, sir. But I'm sorry I have not been able to convince your lordship. इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने इलेक्शन में शफाफियत से मुतालिक इस केस में लिखे गए अपने नोट का हवाला देकर इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठाए, साथ ही 2018 के इलेक्शन की शफाफियत पर भी सवाल उठाया। I don't know. I had given a written order, and why the commission is shying away from showing its bona fides that it did its best to make conduct the elections fairly, just because that is very crucial. And here we have a situation where the major political party for which the actual stakeholders had voted, they were, whether it was mala fide or for whatever reason, were excluded from that political process. As my lord has correctly stated, there were serious questions raised regarding the elections that were conducted in 2018, and it had raised serious questions on the election commission as well. So are we going to repeat that? Are we just remain silent about it and allow the people to suffer and their fundamental rights be violated? And that is what is not being argued on behalf of those actual stakeholders. आज की समाअत में जस्टिस इरफान सादत खान ने जब ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बोनस मिल गया है क्योंकि ना तो उसने इलेक्शन लड़ा और ना ही कोई सीट जीती, मगर जीते हुए 90-95 अरकान इसमें शामिल हो गए। इस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जवाब दे ही रहे थे कि जज की रिमार्क सामने आया। देखिए साहब, आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, ना आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना आपने कोई सीट जीती, और 90-95 लोग जो कि जीते हुए थे इलेक्शन, उन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो ये तो इट्स अ टाइप ऑफ अ बोनस रिसीव्ड बाय योर पार्टी थैंक्स टू द इलेक्शन कमीशन। इफ द इलेक्शन कमीशन, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन कमीशन। आपको ये कहना चाहिए कि उस बोनस का फायदा कोई नहीं। फैसल सिद्दीकी के बाद सलमान अकरम राजा दलाइल दे रहे थे, तो जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला से उनका मुकालमा हुआ। राजा किसी जमाने में गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते थे। जी। अब तो ईसीपीपी मुकदमा जीतने आई है, लाइक एन ऑर्डिनरी लिटिगेंट। Acting as if there are adversaries, they should be independent, impartial arbiters of the election process. They have come before us to behaving like an ordinary litigant. Absolutely. They want to win the case. Directly one seats are on polling day, other seats one are when independents join. They're both general seats. Reserved seats are to be allowed on the basis of general seats.
seats. तो आप कहना ही चाहते हैं पीटीआई की होते हुए आप ये कहते हैं कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद में गए वो ठीक गए? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें आपको नहीं चाहिए? नहीं सर, हमें इंडिपेंडेंट जब डिक्लेयर कर दिया उसके बाद वी हैव जॉइंड सुन्नी इत्तेहाद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, वी वर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। उससे पहले जो भी हुआ वो इलेक्शन कमीशन की गलती है, फॉर दैट वी कांट बी फॉल्टेड। इस नतीजे पे पहुंचे कि वो गलत गए थे SIC में जी, तो आपको नहीं चाहिए? अगर आप समझेंगे कि इन दी सर्कमस्टेंसेस आई शुड बी अलाउड सीट्स एज पीटीआई, आई विल नॉट रिफ्यूज ऑब्वियसली, बट आई एम सिंपली स्टेटिंग दैट एक्टिंग ऑन हाउ द इलेक्शन कमीशन ट्रीटेड अस, दे डिक्लेयर्ड अस इंडिपेंडेंट्स, वी देयरफोर हैड नो ऑप्शन बट टू जॉइन द सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। राजा साहब डिसाइड आपसे भी सच नहीं बोला जा रहा। सच बिल्कुल बोला जा रहा है। 2018 में PMLN के साथ वही हो रहा था जो आज PTI के साथ हो रहा है। And nobody speaks the truth. This is something known to everyone. Sir, I've written and that is how Constitution should be interpreted, to uphold the democratic principles and the structure, and particularly the rights of those voters who have been wronged. CMA 5913 states all of that. I urge the court to read my CMA 5913 on behalf of PTI. We've explained what we were facing. Or anything left. I'm very grateful. इसके बाद फैसला महफूज करते हुए चीफ जस्टिस काजी फईसा ने कहा कि फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे और फैसला कब सुनाया जाएगा अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।